के इस लेक्चर में हम इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक और डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अभी ये ऐसी डिजीज है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, तो इसीलिए हमने कॉमन एक टर्म दे दिया कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया। बेसिकली क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब रुकावट। रुकावट कहाँ पर? इंटेस्टाइन के अंदर। इसको मेडिकल टर्म में अगर हम एक्सप्लेन करें तो फॉरवर्ड फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट इज इंटरप्टेड बाय एनी मैकेनिकल कॉज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारी इंटेस्टाइन है तो किसी भी मैकेनिकल कॉज की वजह से, अगर यहाँ पर कोई भी एक मैकेनिकल कॉज आ गया है और इस वजह से जो भी हमारा फूड या बोलस था उसका फॉरवर्ड फ्लो इंटरप्ट हो गया है, रुक गया है, आगे नहीं जा पा रहा है, खाना या कुछ भी कोई भी कंटेंट, पानी, खाना, कुछ भी है वो आगे नहीं जा पा रहा है ड्यू टू दिस मैकेनिकल कॉज, इसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हम इसके कॉज की बात करें तो सबसे पहला जो ऑब्स्ट्रक्शन हमारा मैकेनिकल हो सकता है वो होता है हमारा नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म मतलब किसी भी प्रकार का एक कैंसरस मास अगर इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो वो भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। सेकेंड कॉज होता है हमारा आईबीएस। आईबीएस मतलब इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। अक्सर इसमें इंटेस्टाइनल वॉल्स में स्वेलिंग आ जाती है जिस वजह से एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा फॉरेन बॉडी लॉजिंग। कोई भी एक फॉरेन बॉडी आ करके इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दी। अक्सर बच्चे सिक्के वगैरह को निगल लेते हैं या कोई भी बड़े से आइटम को निगल लेते हैं, तो उनमें ये चीज देखी जाती है, फॉरेन बॉडी लॉजिंग। नेक्स्ट हमारा अधेशंस, हार्निएशंस, वॉल्वुलस और इंटरससेप्शन। तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हार्निएशन को आप देख सकते हैं। अधेशन बेसिकली देखा जाता है कि जिनकी पोस्ट सर्जिकल मतलब जिनकी पहले कभी सर्जरी हुई हो उनमें अधेशंस का कॉम्प्लिकेशन अक्सर देखा जाता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हुए। इसके बाद वॉल्वुलस में आप देख सकते हैं कि इंटेस्टाइन का आपस में पूरा मतलब एक तरह से वो हो गया है, लिपट गई है आपस में इंटेस्टाइन। और इंटरससेप्शन का भी आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो ये चारों तरह के जो भी हैं ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। सिम्टम्स की हम बात करें तो सिम्टम्स में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो फॉरवर्ड फ्लो तो रुक गया है, इसकी वजह से इसका बैकवर्ड फ्लो शुरू हो जाएगा। अभी बैकवर्ड फ्लो की वजह से पेशेंट को एमिसिस होगा। एमिसिस यानी कि वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग होगी, पेशेंट को वॉमिटिंग रहेगी, नोजिया रहेगा, ये सब उसके सिम्टम्स आ जाएंगे। अब अगर पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है तो वॉमिटिंग की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में वहां पर फ्लूइड लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो फ्लूइड लॉस भी एक सिम्टम में आ जाएगा। फ्लूइड लॉस की वजह से क्या होगा कि बॉडी का जितना भी यहाँ पर फ्लूइड है वो निकला जा रहा है ड्यू टू एमेसिस, उल्टी की वजह से। तो वो फ्लूइड लॉस की वजह से जितना भी इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी थी, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के एनाटॉमी में बता रखा था कि मेजर फूड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन, तो जितनी भी इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है वो लॉस हो जाती है। उस लॉस की होने की वजह से जितना भी गैस्ट्रिक पोटेशियम है, क्लोराइड है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट है, इन सब का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इस इम्बैलेंस को हम मेटाबॉलिक अल्केलोसिस कहते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक सिम्टम्स भी इसमें हमें दिखेंगे, लाइक नोजिया मैंने बता दिया, वॉमिटिंग होती है और पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा और कभी कभार सीजेशन ऑफ फ्लैटस भी हो जाता है, यानी इस जगह पर जितना भी फीकल कंटेंट है उसका सीजेशन हो जाता है, रुकावट आ जाती है, जिसको हम फिकेलाइजेशन कहते हैं। फिकेलाइजेशन मतलब फीकल मैटर का बनना। अभी फीकल मैटर जब बनना शुरू हो जाएगा इस जगह पर तो यहाँ पर इन्फेक्शन की चांसेस और बढ़ जाएंगी, इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस की बढ़ने की समस्या और ज़्यादा हो जाती है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें सीबीसी करवाएंगे, ब्लड एग्जामिनेशन। इसके बाद हम इसका सीरम कैल्शियम करवाएंगे तो सीरम कैल्शियम हमें रेज्ड मिलेगा, उसका सीरम पोटेशियम हमें डिक्रीज्ड मिलेगा। जैसा कि हमने सिम्टम्स में देख लिया था कि ड्यू टू एमेसिस पोटेशियम लॉस हो जाता है, तो सीरम उसका पोटेशियम डिक्रीज्ड मिलेगा। उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेज्ड मिलेगा, हीमोग्लोबिन रेज्ड मिलेगा और हेमाटोक्रिट भी रेज्ड मिलेगा। तो अगर ये तीनों एक बार में रेज्ड मिल रहे हैं तो ये हमें सजेस्ट करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, कि उसको एमेसिस बहुत ज़्यादा हो गया है और पेशेंट डिहाइड्रेट हो चुका है। अगर उसका ल्यूकोसाइट भी रेज्ड मिल रहा है तो हमें ये समझना है कि वहाँ पर या तो फिकेलाइजेशन शुरू हो चुका है,
फिकेलाइजेशन की स्टेज आ चुकी है, या फिर उस मास की वजह से, उस मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इंटेस्टाइन में एक होल हो गया है, परफोरेट हो गया है इंटेस्टाइन, उसको हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल परफोरेशन। तो अगर WBC या ल्यूकोसाइट्स हमें बड़े दिख रहे हैं तो हमें ये समझना है कि वहाँ पर फिकेलाइजेशन शुरू हो चुका है या फिर इंटेस्टाइनल परफोरेशन की कंडीशन आ गई है। इसके बाद हमें अगर पर्टिकुलर जगह जाननी है कि किस जगह पर परफोरेशन है या ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसके लिए हम थोड़ी हायर इन्वेस्टिगेशंस पर जाएंगे, जो कि हैं हमारी USG, CT एब्डोमेन, फ्लोरोस्कोपी, MRI, और अभी लेटेस्ट में जो आई है एडवांस टेक्नोलॉजी इंटेरोसाइक्लिसिस। तो ये इस तरह से हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को डायग्नोज कर सकते हैं। कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो हमें जानना पड़ेगा कि इसका कॉज क्या है। पिछले जितने भी मैंने इन्वेस्टिगेशंस बताए उन सारे इन्वेस्टिगेशंस से हमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का पर्टिकुलर कॉज मालूम चल सकता है। अगर उसका कॉज कोई नियोप्लाज्म है, कोई कैंसरस मास है, तो हमें उस कैंसरस मास को मेडिकली मीन्स मेडिसिन दे करके या फिर सर्जिकली उस मास को रिमूव करना है। वो मास रिमूव हो जाएगा तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अगर पेशेंट को IBS है और उस वजह से स्वेलिंग है और सम शॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो हमें IBS को ट्रीट करना है। IBS को ट्रीट करने के लिए हम उसको कुछ हायर एंटीबायोटिक्स पर डाल देंगे, जैसे कि जोसिन या फ्लैजिल वगैरह हम उसको दे देंगे। अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो USG गाइडेड हमें फॉरेन बॉडी को पहले तो डायग्नोस करना है कि कौन सी फॉरेन बॉडी है, और उस हिसाब से हम आगे उसको सर्जिकली एक्सरसाइज कर लेंगे। कंडीशन आती है अगर वहाँ पर एडेशंस हैं, हार्निएशंस हैं, वॉल्वुलस है या इंटरससेप्शन है, ये चारों में मेडिकली ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है, तो इन चारों में हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट पर ही जाना पड़ता है। इस वजह से इन चारों को मैंने रेड कलर से अलग ही डिनोट कर दिया था कि इन चारों में अगर ये चार कंडीशंस दिख रही हैं तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले तो पेशेंट का जितना भी ओरल फीडिंग है उसको रोक देना है। ओरल फीडिंग के बाद हम उसको कोई भी आइसोटोनिक सोल्यूशन उसको चढ़ाएंगे, जिसमें RL, NS, DNS कोई सा भी आइसोटोनिक सोल्यूशन उसको हम चढ़ाएंगे, जिस वजह से उसका वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहे, उसका वाटर इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हो गया था वो मेंटेन रहे। इसके बाद हम इसमें लेप्रोस्कोपी गाइडेड या फिर लेप्रोटॉमी गाइडेड सर्जरी करते हैं। लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटॉमी क्या है, तो लेप्रोस्कोपी जो थी ये पहले यूज़ होती थी पुराने ज़मानों में। उसमें क्या किया जाता था, एक कैमरे को पाइप के थ्रू मतलब माउथ से इंसर्ट किया जाता था और इंटेस्टाइन तक ले जा करके पूरा लेप्रोस्कोपी करी जाती थी कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, वो कैमरे के थ्रू देखा जाता था। अभी USG गाइडेड लेप्रोटॉमी में हम USG से एक पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन को देख लेते हैं और फिर इस जगह पर एक इंसीजन लगाते हैं और फिर इस ऑब्स्ट्रक्शन का वापस से हम वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कितना बड़ा मास है, किस चीज़ का मास है, किस वजह से मास है। तो ये लेप्रोटॉमी गाइडेड ऑपरेशन हो गया। लेप्रोटॉमी गाइडेड सर्जिकल ऑपरेशन आज के लिए इस समय ज़्यादातर इस्तेमाल में यही आ रहा है। लेप्रोटॉमी हम करते हैं, लेप्रोटॉमी के बाद सर्जिकल एक्सीजन, नॉर्मल सर्जिकल एक्सीजन किया जाता है, मीन्स इतने मास को काट दिया जाता है एंड देन इसको वापस से रिसुचर कर दिया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।